हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास का थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया, पहले 11 से 12 होती थी, अब मेरी क्लास 9 से 10 हुआ करेगी। तो देखिए, हमने पिछली वाली क्लास में फंडामेंट राइट स्टार्ट किया था, और फंडामेंट राइट्स में हमने आर्टिकल 16 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने देखा था कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंट राइट आर्टिकल मतलब रिजर्वेशन के बारे में क्या जरूरी जानकारी दी थी, है ना। तो हमारा आर्टिकल 16 तक हो चुका है, अब देखते हैं बाकी के आर्टिकल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 17 से, और आर्टिकल 17 की जो हेडिंग है उसे हम कहते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसे हिंदी में कहते हैं छुआछूत का अंत, या आप कहो अस्पर्शता का अंत। वैसे अनटचेबिलिटी को अस्पर्शता कहा गया है। अस्पर्शता का मतलब ही बेसिकली होता है छुआछूत, है ना। तो आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत एक अपराध है, और पहली बात, आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करता है, और इस आर्टिकल के अनुसार छुआछूत एक अपराध है जिसकी सजा कानून के अनुसार मिलेगी आपको, है ना। तो आर्टिकल 17 छुआछूत को एक दंडनीय अपराध कहता है। लेकिन हाँ, इस बात को हमें याद रखना है कि भले ही आर्टिकल 17 में छुआछूत शब्द को लिखा गया है, लेकिन छुआछूत का मतलब क्या होता है ये चीज आर्टिकल 17 या संविधान में नहीं बताई गई है। तो इस बात को याद रखना। आर्टिकल 17 में अस्पर्शता छुआछूत लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब नहीं बताया गया है ना। तो चाहे आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि संविधान में अस्पर्शता की परिभाषा नहीं है। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कहीं पर नहीं लिखा कि छुआछूत का मतलब क्या होगा, अस्पर्शता का मीनिंग क्या है, वो सब नहीं लिखा है इसमें, है ना। हमें बस इतना याद रखना था आर्टिकल 17 की हेडिंग। आर्टिकल 17 कहना चाहता है छुआछूत एक अपराध है, और जो ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी। और छुआछूत का मतलब नहीं लिखा, बस इतना लिखा है छुआछूत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या होता है ना, छुआछूत के भी कई मतलब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे अगर हम कहें अनटचेबिलिटी का मतलब है जैसे हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं करना चाहते हैं। तो जब कोरोना वायरस हुआ था तो हर कोई कोशिश कर रहा था कि हम किसी को टच ना करें, तो उस वक्त सब लोगों ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की होगी। लेकिन यहाँ पर अनटचेबिलिटी का वो मतलब नहीं है जैसे हम समझते हैं बस आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पर कोई किसी को टच नहीं करना चाहता था, नहीं तो बीमारी फैल जाती। तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी का वो मतलब नहीं है जो हम समझते हैं कि बस आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अनटचेबिलिटी बेसिकली एक आपकी वो है, एक परंपरा चल गई, या परंपरा कहें या फिर एक है ना, एक एक मतलब एक ना, आप जानते हैं हिंदू समाज में ना ये प्रथा शुरू हो गई थी जाति के आधार पर। तो भले ही इसका मतलब नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब वही है जो हिंदुओं में ना एक प्रथा शुरू हो गई थी जाति के आधार पर, कि ये ना इन जाति के लोगों को नहीं छुआ जाएगा, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है उनको टच नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 17। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 18 पर। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, हिंदी में कहेंगे उपाधियों का अंत। यहाँ पर टाइटल का मतलब है उपाधि। उपाधि मतलब जैसे राजा महाराजा, नवाब, अंग्रेजों में थे टाइटल सर लॉर्ड, है ना, ये सब। तो इस तरह के जो टाइटल्स हैं, टाइटल जैसे राजा हो गया, महाराजा हो गया, नवाब हो गया, लॉर्ड हो गया, सर हो गया। ठीक है। ये है वो टाइटल जिनको आर्टिकल 18 खत्म करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार के अंदर आते हैं। और ये समता के अधिकार का उल्लंघन होगा जब कोई नाम के आगे से टाइटल लगा रहा है ना। राजा हो गया, महाराजा हो गया, ये सब नहीं लगाने चाहिए। अब आर्टिकल 18 कहना क्या चाहता है? आर्टिकल 18 कहना चाहता है कि राज्य, यानी कि स्टेट, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का टाइटल नहीं देगी। ठीक है। तो आर्टिकल 18 सरकार से मना करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या किसी दूसरे देश का नागरिक हो, किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं दे सकती है। ठीक है। लेकिन हाँ, दो ऐसे टाइटल हैं जो सरकार दे सकती है किसी को भी, और एक है मिलिट्री टाइटल, सैन्य उपाधियां,
सरकार के द्वारा मिलिट्री टाइटल्स, सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। दूसरा, सरकार एजुकेशनल टाइटल्स भी दे सकती है, शिक्षण उपाधियां भी दे सकती है। तो आर्टिकल 18 एक तरफ कहता है कि सरकार किसी को भी उपाधियां नहीं देगी, लेकिन कुछ उपाधियां दी जा सकती हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि ये उपाधि पक्षपात नहीं दिखाती। जैसे आर्मी में ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, है ना, ये जो आप नाम कह रहे हो, तो ई आर इंजीनियर, डी आर डॉक्टर, है ना। तो ये टाइटल हैं जो लगाए जा सकते हैं। क्यों लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ये टाइटल पक्षपात नहीं दिखाते, ये मेरिट के बेसिस पर है। जो जिसने मेहनत की होगी उन्हीं को ये मिला होगा, जो काबिल होंगे उनको ये मिला होगा। ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा। आपके पिता थे आर्मी में तो इसलिए आपको भी आर्मी में ना वो रैंक मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये हैं दो टाइटल जो सरकार दे सकती है। ये दो टाइटल सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं, बाकी का कोई टाइटल सरकार नहीं दे सकती। मतलब सरकार इस टाइप का टाइटल किसी को नहीं दे सकती है, ऐसे टाइटल दे सकती है क्योंकि मेरिट के बेसिस पर है, गुणवत्ता के आधार पर होते हैं। अच्छा, आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर हम भारत के नागरिकों की बात करें तो देश का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य यानी कि दूसरे देश से किसी भी तरह का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ना तो भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो किसी को टाइटल देंगी और ना भारत का नागरिक किसी दूसरे देश से टाइटल लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक है ना, एक एक्सेप्शन और है, वो डिस्कस करूंगा, और वो है पुरस्कार को लेकर है। ठीक है, अगर हम बात करें पुरस्कार की तो याद रखिए इस चीज को कि जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न हो गया, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। जब 1954 में इन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त सरकार ने सबको टाइटल बांटे जिस जो काबिल था उसके। लेकिन फिर हुआ क्या, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो जनता सरकार ने क्या किया, जनता सरकार ने नेशनल अवार्ड्स को खत्म करवा दिया, ये बोलकर कि भाई ये तो एक तरीके का टाइटल है आर्टिकल 18 के तहत। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि आर्टिकल 18 के अंदर जो टाइटल शब्द है, उपाधि शब्द है, उस उपाधि का मतलब है वो उपाधियां जो हेरिडिटरी, वंशवाद दिखाती हैं। जब सरकार किसी को भारत रत्न देती है, पद्मश्री देती है, पद्म विभूषण, विभूषण, है ना, तो वो एक कोई टाइटल नहीं है। वो मतलब वो आर्टिकल 18 के अंदर कोई टाइटल नहीं है। ये आपकी मेरिट, आपकी गुणवत्ता के आधार पर दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लियर किया है कि आर्टिकल 18 के अंदर जो टाइटल की बात की गई है उस टाइटल में वंशवाद होना चाहिए, तभी वो बैन किया गया है। अवार्ड अगर किसी को दिया जा रहा है भारत रत्न, पद्मश्री, तो वो अवार्ड उसकी काबिलियत के बेसिस पर दिया जा रहा है, ना कि उसके वंशवाद के बेसिस पर कि आपके पिता को मिला था इसलिए हम आपको दे रहे हैं, या सरकार अपनी तरफ से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, नहीं। अरे जस्ट बिकॉज आप कुछ काबिल थे, आपने वो योगदान दिया है, इसलिए हम आपको पुरस्कार दे रहे हैं ना। तो पुरस्कारों को भी टाइटल नहीं माना जाता है आर्टिकल 18 के तहत। सैन्य उपाधि और शिक्षण उपाधियों को भी टाइटल नहीं मानते हैं। टाइटल ये होते हैं जो वंशवाद, हेरिडिटी दिखाते हैं। ये हो गया हमारा आर्टिकल 18। अब आते हैं आर्टिकल 19 पर। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के अंदर कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखिए आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है। वैसे आर्टिकल 19 में पहले 7 फ्रीडम हुआ करती थी, लेकिन अब आर्टिकल 19 में केवल 6 फ्रीडम रह गई हैं। एक हट गई क्योंकि आपको याद है वो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, उसी ने यहां से एक फ्रीडम और हटा दिया था। तो 7 फ्रीडम है आर्टिकल 19 में। सबसे पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार को किसी माध्यम से प्रकट करने की स्वतंत्रता। मैंने पेपर में एक आर्टिकल छाप दिया तो वो भी एक तरीका है अपने विचारों को प्रकट करने का। तो ये है सबसे पहला अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट, वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पाबंदी इन 6 में से किसी एक स्वतंत्रता पर लगी तो वो यही है ना। देखो जितने भी फ्रीडम लिखवाऊंगा, 6, ये जो 6 फ्रीडम लिखवाऊंगा इसके अंदर, इन सब पर पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाबंदी अगर किसी फ्रीडम पर है इन आर्टिकल 19 के अंदर तो वो ये है, करीबन 8 फ्रीडम, सॉरी, करीबन 8 पाबंदियां इस पे लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल न्यायालय की अवमानना, मानहानि, सदाचार मतलब नैतिकता, मतलब आपने ना मतलब दूसरे देशों के अच्छे संबंध, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गई, ये बहुत सारे ना प्रतिबंध है इसके ऊपर। ठीक है, तो और एक और चीज़, इस बात को आप याद रखना, हमारे संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है यानी कि मीडिया की जो हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर मीडिया, है ना, तो आर्टिकल वैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता कहीं पर अलग से नहीं लिखा। इनफैक्ट प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र ही नहीं है संविधान में। लेकिन
आर्टिकल 19 के अंदर जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उसका पार्ट माना जाता है प्रेस की स्वतंत्रता को। तो प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता को पार्ट माना जाता है इस वाले पार्ट का, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता मेंशन है, नहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल राइट माना जाता है आर्टिकल 19 के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है, तो याद रखना प्रेस की स्वतंत्रता इसी का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से फ्रीडम हो सकते हैं? तो अगला जो फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब होता है सम्मेलन की स्वतंत्रता, कहीं पर सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, कहीं पर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो जगह सार्वजनिक होनी चाहिए, जैसे पार्क में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर जो पब्लिक हो वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, है ना। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ असेंबली, हो गया सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला होता है फ्रीडम ऑफ यूनियन और एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ यूनियन और एसोसिएशन यानी कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो तीसरा स्वतंत्रता है कि आप कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा छात्र संघ, लेबर संघ, कर्मचारियों का संघ होता है ना। बैंक के कर्मचारियों का संघ हो गया, रेलवे के कर्मचारियों का संघ हो गया, स्टूडेंट का संघ हो गया। ये सारे जो यूनियन बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 19 के तीसरे वाले पॉइंट के तहत बन सकते हैं। इनफैक्ट राजनीतिक दल का निर्माण होना, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्म होना, ये भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आ जाता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता का पार्ट है। अब चौथा देखते हैं, चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। संचरण की स्वतंत्रता बेसिकली इसका मतलब होता है आवाजाही की स्वतंत्रता, देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना हम देश के अंदर ही घूमने की बात कर रहे हैं, देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंदर आती है। ठीक है, तो देश के अंदर घूमने की आज़ादी आपको अगेन आर्टिकल 19 के अंदर मिलती है। लेकिन याद रखना ये जो आज़ादी है देश के अंदर कहीं पर भी घूमने की, ये आज़ादी संपूर्ण नहीं है, इस आज़ादी पर पाबंदी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई हो या सरकार ने पाबंदी लगाई हो कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल कई क्षेत्र ऐसे होते हैं ना जहाँ पर ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका ना दूर दूर तक है ना आम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर वहां पर है ना जाने की मनाही कर दी जाती है। ये होते हैं यूजली अपने शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। तो यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। तो कुछ पाबंदियां, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा पाबंदी होती है। एग्जाम्पल अनुसूचित क्षेत्र में ना जाना, शेड्यूल एरिया में ना जाना, वो इसका है ना। अगली स्वतंत्रता है निवास की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पर भी ठहरने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता। तो देखो बच्चों निवास दो टाइप का होता है ना, एक होता है कहीं पर ठहरना और एक होता है कहीं पर बस जाना। तो निवास की स्वतंत्रता में दोनों आते हैं, कहीं पर ठहरना और कहीं पर बस जाना। ठीक है, जैसे आप कहीं तैयारी करने गए, आप कहीं नौकरी पे गए, तो आप वहां पर ठहरे हुए हैं, रेंट पे रूम लेके रखे हुए हैं, वहीं पर आपने घर ले लिया तो आप वहां पर बस गए, है ना। तो ठहरने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता अगेन इसी का पार्ट है, रेसिडेंस का, निवास की। और छठा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय की स्वतंत्रता, है ना। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय की स्वतंत्रता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो प्रोफेशन चुनना है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या कोई भी काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो वो आप कर सकते हो इसके तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम आती है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली फ्रीडम है बोलने की आज़ादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी, इसे हम कहते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा होता है कहीं पर भी सम्मिलित, किसी भी सार्वजनिक जगह पर सम्मिलित यानी कि इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा होता है कोई भी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फॉर एग्जाम्पल छात्र संघ, लेबर संघ, है ना। चौथा होता है आवाजाही की स्वतंत्रता, लेकिन केवल देश के अंदर आवाजाही की बात हो रही है। पांचवा है निवास की स्वतंत्रता, जिसमें ठहरना और बसना दोनों आ जाता है। और सातवां मतलब छठा है हमारा कोई भी काम काज व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, सात थे एक्चुअल में, वो जो सातवां था ना, वो जो एक हट गया है उसका नाम था संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार, है ना। संपत्ति खरीदना, रखना और बेचना उसका अधिकार था।
लेकिन वो अधिकार हटा दिया गया 44वें संशोधन 1978, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को भी हटाया था, है ना। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया 44th अमेंडमेंट के जरिए, तो उसी 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19 के अंदर से एक फ्रीडम हटा दिया था, और वो यही था संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार। तो इसको भी किसने हटाया? 44वां संशोधन 1978, जो कि आपका मुरारजी देसाई के टाइम पर आया था, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था, है ना। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। अच्छा, अभी तक है ना, मैं वो पीडीएफ नहीं मिली है। वो पीडीएफ मेरे नोट्स की पीडीएफ है, और उस पीडीएफ में कंप्लीट है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस पीडीएफ में वो सब कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश की पीडीएफ अलग है, हिंदी की पीडीएफ अलग है। वो मैं आज या कल में 100% तुम्हारे पोर्टल पर डलवा दूंगा, तो तुम उसका प्रिंट आउट भी निकालवा सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। क्या होता है ना, कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं क्लास में बैठकर, या दिक्कत आती है, तो वो पीडीएफ मिल जाएगी, तो उससे आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं वहां से। चलिए, आर्टिकल 19 हो गया बच्चों। अब आर्टिकल 19 के बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसे हिंदी में कहते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो आर्टिकल 20 के अंदर टोटल 3 चीजें जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ। नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। तो सबसे पहले हम इस चीज पर डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है, किसी इंसान को सजा तभी मिलेगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। मतलब किसी इंसान को बिना बात के कोई सजा नहीं दे सकता। किसी इंसान को उतनी सजा मिलेगी जितनी कानून में लिखी गई है। आप किसी इंसान को ज्यादा सजा नहीं दे सकते। मतलब अगर कानून के अंदर लिखा है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा और कम से कम 5-6 महीने की सजा मिलेगी, है ना। तो अगर कानून ही कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा मिल सकती है, तो फिर आप उससे ज्यादा किसी को सजा दे नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने जब अपराध किया, उस वक्त कानून में लिखा हुआ है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी। अब आपके अपराध करने के बाद कानून में बदलाव हुए हैं, तो उनका आपको नुकसान नहीं मिलने वाला है। अगर आपके अपराध करने के बाद कानून में बदलाव होकर उसे कह दिया कि भाई इस अपराध को करने की कम से कम 10 साल की सजा है, मतलब जब आपने अपराध किया तब कानून कहता था कम से कम 2 साल की सजा। आपके अपराध करने के बाद उस कानून में बदलाव हुए और अब लिखा हुआ है अपराध करने की सजा कम से कम 10 साल होगी उसी को, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके टाइम पर कानून क्या कहता है वो मैटर करता है। आपके अपराध करने के बाद कानून में क्या क्या बदलाव हुए, कानून को और सख्त बना दिया, उसका आपको नुकसान नहीं मिलने वाला है ना। तो एक तो किसी इंसान को सजा तभी मिलेगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, और उतनी मिलेगी जितनी कानून में लिखी गई है। यानी कि किसी व्यक्ति को सजा बढ़कर नहीं दी जा सकती है। एक और चीज, सरकार कोई भी ऐसा आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकती जो बना आज है लेकिन लागू पिछली तारीख से हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ है, पूर्व प्रभाव से आया है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसका आपको मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश में इंस्टाग्राम चलाना कोई अपराध नहीं है, तो हम सब ने इंस्टाग्राम चलाया। अब मान के चलिए कल के दिन सरकार ने कानून बनाया और कानून में लिखा हुआ है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम चलाया था उनको 2 साल की सजा मिलेगी। अब कानून में क्या लिखा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि जिन्होंने जो इंस्टाग्राम चलाएंगे उनको सजा मिलेगी। कानून में लिखा क्या है? पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम चलाया है उनको सजा मिलेगी। मतलब कानून बना आज है लेकिन लागू कब से हो रहा है? पिछले 1 हफ्ते से। सरकार कोई भी ऐसा आपराधिक कानून नहीं बना सकती जो बना आज है लेकिन लागू किसी पिछली तारीख से हो रहा है ना। जब आपने वो काम किया, अगर वो तब अपराध नहीं माना जाता है तो फिर बाद में जाकर उसे अपराध घोषित नहीं कर सकते, है ना। मेरे टाइम पर इंस्टाग्राम चलाना अपराध नहीं है ना। तो कल के दिन अगर कोई कानून बनाए तो उस कानून के जरिए आप मुझे सजा नहीं दे सकते कि तुमने कल इंस्टाग्राम चलाया था। नहीं, अरे आपने आज बनाया है कानून, तो आज से उस कानून को लागू करो। आप कल से लागू नहीं कर सकते, ठीक है, कि पिछले दिन से आपने उसे लागू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये पाबंदी केवल आपराधिक कानून के लिए होती है। जो कानून आपराधिक श्रेणी में नहीं आते हैं, जो मतलब सिविल लॉज होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल टैक्स का कानून, संपत्ति का कानून, ऐसे कानून पीछे लाए जा मतलब पिछली तारीख से लाए जा सकते हैं, बैक डेट से ला सकते हैं, लेकिन जो आपराधिक कानून होते हैं वो बैक डेट से नहीं ला सकते हैं। तो आपराधिक कानून बैक डेट से नहीं ला सकते, सिविल लॉज बैक डेट से लेकर आ सकते हैं। सिविल लॉज वो होते हैं जिसमें यूजली जेल वेल नहीं होती, उसमें यूजली भुगतान करना पड़ता है ना, ऐसे कानून लाए जा सकते हैं, लेकिन आपराधिक कानून नहीं लाए जा सकते। तो ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है। अब दूसरा है नो डबल जियो पार्टी, नो डबल जियो पार्टी है ना, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। इसका मतलब होता है किसी इंसान को न्यायालय के द्वारा केवल एक अपराध की सजा एक ही बार मिलेगी। किसी एक अपराध की सजा आपको न्यायालय के द्वारा एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कर्मचारी हैं और आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको दोषी पाया गया और आपकी नौकरी चली गई। उसके बाद फिर आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ और फिर कोर्ट ने आपको सजा दे दी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे खिलाफ तो ऑलरेडी ना विभागीय जांच हो चुकी थी, मेरे खिलाफ तो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई है और अब मुझे क्यों न्यायालय के द्वारा सजा मिल रही है। गलत। इसके अनुसार आपको किसी एक अपराध की सजा न्यायालय के द्वारा दो बार नहीं दी जा सकती है। तो आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई उसमें क्या हुआ आपके साथ, वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि सजा वही काउंट होंगे जो न्यायालय आपको देगा, है ना। तो इसका मतलब होता है कोर्ट आपको किसी एक अपराध की सजा दो बार नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट, दोहरी क्षति नहीं। सी होता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन, स्व अभिशंसन नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले लॉकअप में ना बंद करके मारते पीटते हैं और फिर कहते हैं गुनाह कबूल कर, बोल तूने ये अपराध किया है, मान जा, अभी मान जा। तो मतलब क्या होगा, पुलिस वाला किसी को जानबूझ के मारता पीटता है और मार पीट कर उससे बोलता है अब कबूल कर। तो ऐसे तो अगर कोई इंसान अगर किसी इंसान को अपनी जान बचानी है या उसे लग रहा है मैं तो मर जाऊंगा पुलिस की मार से, तो वो क्या करेगा, बोल देगा पुलिस के सामने हाँ भाई मैंने ही अपराध किया, मानता हूँ। तुमने देखी होगी दृश्यम 2, दृश्यम 2 मूवी में क्या हो रहा था, पुलिस एक तरफ उसके 20 बच्चों को पीट रही थी, फिर अजय देवगन से कहा अब कबूल कर, तो फिर अजय देवगन ने कैमरे के सामने कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने ही मारा पीटा है। लेकिन फिर आपको ये भी याद होगा उसने कोर्ट में आकर क्या बोल दिया था कि मुझको पुलिस ने मारा पीटा, दबाव बनाया, तब जाकर मैंने स्टेटमेंट दी है। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा चलो ठीक है अब अजय देवगन सही कह रहा है। मतलब अजय देवगन ने पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया था वीडियो में रिकॉर्ड करके, उसे कोर्ट ने मानने से मना कर दिया जब अजय देवगन ने कह दिया कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, मुझ पे दबाव डाला गया। क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि पुलिस किसी को मार पीट के भी उससे बयान निकलवा सकती है, इसलिए तभी कहते हैं कि पुलिस को दिया गया बयान है ना कोर्ट नहीं मानती है। या आप पुलिस ने क्या ना मारा पीटा आपको और आपसे ना बोला यहाँ पर दस्तखत कर, ये लिख कर दे, वीडियो के सामने रिकॉर्ड करके दे, कोर्ट में आकर कई लोग मुकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है, मतलब कोर्ट भी जानती है ना इस चीज़ को कि आपको मतलब क्या बोलते हैं, आप पर दबाव बनाया गया, आपको मारा पीटा गया। तो इसलिए अजय देवगन कोर्ट में आके बोल गया कि ये तो मेरे ऊपर ज्यादती हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है। तो इसलिए किसी इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। किसी इंसान को आप टॉर्चर करके मार पीट कर ये नहीं कर सकते हैं कि भाई अब तू कबूल कर ले। ऐसे तो भाई कोई इंसान आपको मारेगा पीटेगा, अगर आपको पुलिस मार पीट रही है लॉकअप में बंद करके और फिर बोल रही है चल अब कबूल कर, तो तुम तो अपनी जान बचाने के लिए बोल ही दोगे ना कि हाँ मैंने कबूल किया है। लेकिन फिर एक काम करना, कोर्ट में आकर मना कर देना, बोल देना कि भाई मुझ पर बहुत है ना मतलब अत्याचार हुए, पुलिस ने मुझे बहुत मारा पीटा, तब जाकर मैंने ना ये बोला है। तो फिर कोर्ट आपको मानेगी, ना कि पुलिस की स्टेटमेंट को मानेगी, ठीक है। तो आई होप इसका मतलब समझ में आ चुका है। किसी इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो, ओरल हो या रिटन हो, किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते खुद के खिलाफ गवाही देने पर। लेकिन ये केवल बोलने और लिखने तक है। आपकी अगर अगर पुलिस आपसे फिंगरप्रिंट मांगती है, आपके बालों का सैंपल, आपके ब्लड का सैंपल, है ना, तो ये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि मेरे बाल का सैंपल, मेरे खून का सैंपल, मेरे फिंगरप्रिंट मेरे ही खिलाफ काम करेंगे तो है ना मैं ये सब नहीं देने वाला हूँ, आपको देना पड़ेगा।
हम सिर्फ बोलने और लिखने की बात कर रहे हैं। बोलने और लिखने पर आपको एक वो मिली है कि हाँ, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता बोलने और लिखने पर, लेकिन बाकी जो एविडेंस वाली चीज़ें हैं वो तो आपको देनी पड़ेंगी, है ना। तो आर्टिकल 20 के अंदर ये 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 21 की तरफ। तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस हिंदी में कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब उसने कानून का उल्लंघन किया है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कानून है और कानून के अंदर कोई प्रक्रिया दी गई है, तो उसी प्रक्रिया के अनुसार हम आपसे आपका जीवन छीन सकते हैं या आपकी आज़ादी छीन सकते हैं। अगर कानून में लिखा है कि भाई ऐसा करने पर आपको मौत की सज़ा मिलेगी, तो आपका जीवन आपसे छिन जाएगा। अगर कानून में लिखा है ऐसा करने पर आपको 10 साल की सज़ा होगी, तो आपकी दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी छिन जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कानून के अंदर ऐसा लिखा हो, है ना। तो आर्टिकल 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी इंसान से उसका जीवन और उसकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, नहीं तो नहीं। तो अगर कानून के अंदर प्रक्रिया दी गई है तो उसी प्रक्रिया के अनुसार आपसे आपका जीवन और स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, नहीं तो नहीं छीनी जा सकती है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लिखी हुई है। आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति से उसके प्राण और उसका स्वतंत्रता छीना जा सकता है। अगर कानून के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है तो फिर आपसे हम कुछ ले भी नहीं सकते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपसे प्राण छीने जा सकते हैं और आपकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, नहीं तो नहीं, है ना। तो यह आर्टिकल 21। अब अच्छा, एक और चीज आर्टिकल 21 में ही याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केस आया था, केएस पुट्टा स्वामी केस। देखो, जो केएस पुट्टा स्वामी केस था, है ना, केएस पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, है ना, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का पार्ट माना है। मतलब आर्टिकल 21 में कहीं लिखा नहीं है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है। केएस पुट्टा स्वामी केस 2017 का केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है। मतलब आपके जो जीवन का अधिकार है, जीवन में निजता भी आती है। तो अगर जीने का अधिकार है तो आपके पास एक निजता का भी अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी भी है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को काउंट किया जाता है। ऐसे नहीं, आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे अधिकार आते हैं। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट टू क्लीन एंड डिसेंट एनवायरमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हो गया, विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, प्रतिष्ठा का अधिकार हो गया, राइट टू रेपुटेशन हो गया, ठीक है, बिजली पाने का अधिकार हो गया, सोने का अधिकार हो गया। ये कई अधिकार हैं जो आपके इसके अंदर आ जाते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार।
तो आर्टिकल 21A, पहली बात तो इसके पीछे ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये बाद में ही ऐड हुआ होगा। इसे ऐड किया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शिक्षा का अधिकार कहता है कि जो बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी सरकार द्वारा, ना। तो सरकार को कायदे से 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि शिक्षा के अधिकार में बच्चों की जो उम्र होती है वो 6 से 14 साल होती है, ठीक है। और इसे 86वें संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक। तो ये आर्टिकल 21 है हमारा। अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड आर्बिट्ररी डिटेंशन। इसे हिंदी में कहते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। आर्टिकल 22 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि डिटेंशन कितने प्रकार का होता है। डिटेंशन का बेसिकली मतलब होता है दंड, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग दंड दो प्रकार के होते हैं, डिटेंशन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि इसे कहते हैं दंड विषयक कहते हैं ना। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, इसे कहते हैं दंड विषयक, दंड विषयक। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसे कहते हैं दंड निवारक, दंड निवारक, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अंदर दंड दो प्रकार के होते हैं, डिटेंशन दो टाइप का होता है। पहला होता है दंड विषयक और दूसरा होता है दंड निवारक। पहले आप इन दोनों के बीच का अंतर समझिए। दंड विषयक का मतलब होता है कि आपने कोई अपराध किया, है ना, फिर आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चली, फिर कोर्ट ने आपको दोषी घोषित कर दिया, है ना। तो सिंपल है, आपने कोई अपराध किया, कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई चली और फिर आपको दोषी पाया गया, है ना, जो कि आमतौर पर होता है। इसमें क्या होगा, ना तो आपने कोई अपराध किया, ना तो आपके खिलाफ कोर्ट में कोई कार्रवाई चली, उसके बावजूद आपको दोषी पाया गया। तो यहां पर शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, क्योंकि आपने किसी कानून का उल्लंघन किया नहीं, आपने आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको कैद में डाल दिया। इसे कहते हैं शक के आधार पर गिरफ्तार करना, ठीक है। अब सुनो, दंड विषयक के अंदर क्या होता है। दंड विषयक के अंदर आप जब कोई अपराध करते हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है, तब जाकर आपको सजा मिलती है ना। आर्टिकल 22 के इस वाले भाग में आपको 4 अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। वो 4 अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, वो आधार आपको जानने का अधिकार है ना। तो गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार सबसे पहला अधिकार है इसके तहत। दूसरा अधिकार इसके तहत ये है कि आप अपनी पसंद का जो कानूनी, या ये कहूं आप अपनी पसंद के वकील से अपना बचाव करवा सकते हैं और अपनी सलाह भी ले सकते हैं ना। तो वकील से सलाह लेना और बचाव कराने का अधिकार भी आपका एक अधिकार है इसके तहत। तीसरा वो है गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, और इस 24 घंटे के दौरान आपको आने जाने का जो समय है वो हटाना पड़ेगा। तो आने जाने का समय हटाकर 24 घंटों के भीतर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है व्यक्ति को। और चौथा अधिकार है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अनुमति नहीं दी तो 24 घंटे से ऊपर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखना गैर कानूनी माना जाएगा।
तो चौथा अधिकार है कि 24 घंटे के बाद आपको रिहा करना पड़ेगा अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी है आपको हिरासत में रखने की, तो ठीक है। तो दंड विषयक में ये आता है, ठीक है। पहला क्या होगा? गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। दूसरा, अपने पसंदीदा वकील से अपना बचाव कराना और सलाह लेने का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, आने जाने का समय हटाकर। फिर चौथा, अगर मजिस्ट्रेट ने अनुमति नहीं दी है तो आपको 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार है ना। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, लेकिन याद रखना किसी भी इंसान को, मतलब संविधान में लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को शक के आधार पर अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है ना। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अधिकतम 3 माह तक किसी इंसान को शक के आधार पर हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को 3 माह से ऊपर रखना है शक के आधार पर, तो फिर उसके लिए आपको है ना, मतलब सबसे पहले एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, सलाहकारी निकाय के पास, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो अगर 3 महीने से ऊपर आपको हिरासत में रखना है तो फिर आपको एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बता दूं आपको बात, कि जो 44वां संशोधन आया था 1978 में, 44वें संशोधन के द्वारा जो 3 माह का समय था उसको घटाकर 2 माह कर दिया है ना। तो अब संविधान में लिखा है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। पहले 3 माह तक हिरासत में रखने की बात थी शक के आधार पर, लेकिन अब सिर्फ 2 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं शक के आधार पर। लेकिन ये प्रावधान अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। सिंस इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए अभी भी जितने भी कानून है उसमें ये लिखा है कि 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं, लेकिन संविधान में 3 महीने की जगह 2 महीने कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने आपको बताया था समझाने के लिए। लेकिन 44वें संशोधन ने इसे 2 महीने करके रख दिया है ना। तो ये हो गया हमारा दंड विषयक और दंड निवारक में क्या अंतर होता है। ये 4 अधिकार इसके अंदर आते हैं। अधिकतम आपको 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं शक के आधार पर, फिर एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। अब आता है आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स्ड लेबर, है ना। तो आर्टिकल 23 के अंदर आपको टोटल 3 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहला होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बच्चों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम आसान भाषा में कहें तो इसे मानव तस्करी कहते हैं, या मानव का दुर्व्यापार। तो मानव तस्करी, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है जब आप किसी इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, उनको सामान की तरह खरीदना और बेचना शुरू कर दें। तो जब हम किसी व्यक्ति को मतलब जब हम किसी मनुष्य को सामान की तरह खरीदते और बेचते हैं तो उसे हम मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है किसी से गुलामी कराना, किसी से वैश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन कराना, या किसी से देवदासी कराना। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। तो आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी, मतलब मानव तस्करी एक अपराध है, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते। आप किसी इंसान को खरीद और बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये होता है मानव तस्करी का मतलब, महिला, पुरुष और बच्चों को सामान की तरह खरीदना और बेचना। दूसरा होता है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं बलात् श्रम, मतलब बल के आधार पर श्रम कराना, बलात् श्रम, है ना। तो फोर्स लेबर का मतलब होता है जब आप किसी इंसान से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन काम कराते हैं तो उसे कहते हैं फोर्स लेबर, बलात् श्रम, है ना। तो फोर्स लेबर का मतलब है किसी इंसान से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना। अब ये जबरदस्ती मारपीट के भी हो सकती है, जबरदस्ती मानसिक तनाव देकर भी हो सकती है, किसी की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उससे जबरन काम कराना, ये भी एक तरीके का बलात् श्रम यानी कि फोर्स लेबर हो सकता है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, और तीसरा हो गया बेगार। अब देखो, एक होता है बेगर यानी कि भिखारी, ये बेगार है। ये बेगर मतलब ये भिखारी वाला बेगर नहीं है, ये बेगार है।
बेगार एक प्रथा थी जहां पर मतलब बेगार का मतलब होता है किसी से काम कराना, वो भी जरूर मतलब किसी से जबरदस्ती काम कराना, वो भी मुफ्त में, है ना। तो इसमें यूजली क्या होता है, ये एक प्रथा थी। कैसे बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ प्रथा लगती है, चलती थी। वहां पर क्या होता था कि अगर आपके दादा परदादाओं ने कोई कर्ज लिया है तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए आने वाली पीढ़ी भी काम कर रही है ना, तो जबरन काम कराना, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो ये बेकार होता है। तो आर्टिकल 23 के अंदर ये तीनों चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 23 के अंदर एक चीज ये भी लिखेगी, और वो अपवाद है आर्टिकल 23 का। आर्टिकल 23 का जो अपवाद है वो ये है कि वैसे तो मैंने आपको भी समझाया कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, आपसे कोई मुफ्त में काम नहीं करा सकता है, लेकिन आर्टिकल 23 कहता है कि सरकार चाहे तो, मतलब राज्य चाहे तो, वो लोगों के ऊपर कंपलसरी सर्विस, अनिवार्य सेवा थोप सकती है, जिसके लिए वो आपको भुगतान भी नहीं करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसमें वो लिख दे कि 18 से 22 साल के सभी लड़के आर्मी में जाएंगे, और इसके लिए सरकार आपको कोई पेमेंट भी नहीं देने वाली है। ठीक है, तो कल के दिन सरकार को अनुमति है इस चीज की कि सरकार आपके ऊपर कंपलसरी सर्विस, अनिवार्य सेवा थोप सकती है, राष्ट्र, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, या सोसाइटी, समाज के नाम पर आपके ऊपर ऐसी शर्तें, मतलब आपके ऊपर कंपलसरी सर्विस थोपी जा सकती है ना, अनिवार्य सेवा लगा सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन जब कभी सरकार ऐसा करे तो सरकार धर्म, जाति, नस्ल और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, धर्म, नस्ल, जाति और वर्ग, इन चार आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि सरकार लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकती है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि 18 से 22 साल के सभी लड़के आर्मी में जाएंगे। मैंने वहां पर लड़कियां नहीं कहा, क्योंकि आर्टिकल 23 के अंदर सरकार से कहा गया है कि सरकार सिर्फ इन चार आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, किसी के नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, किसी की जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, या किसी के वर्ग यानी कि क्लास, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लिंग यानी कि सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। यानी कि सरकार कानून में लिख सकती है कि केवल आदमी जाएंगे, औरत नहीं जाएंगी, या औरत जाएंगी, केवल आदमी नहीं जाएंगे। तो ये आर्टिकल 23 है ना। अब आर्टिकल 23 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 24। अब आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। हिंदी में कहते हैं कारखानों में या कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का मतलब है, बेसिकली इस आर्टिकल का मतलब है कि ये जो फैक्ट्रीज होती है, खदान होती है, या ऐसी जगह जो हानिकारक होती है, जोखिम भरी होती है ना, वहां पर बच्चों से काम नहीं कराया सकता। यानी कि ये आर्टिकल बाल मजदूरी को लेकर है ना। अब जब आर्टिकल 24 लिखा गया था, तो आर्टिकल 24 में ही लिखा गया था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जो जोखिम भरी हो, हजार्डस हो। खदान, फैक्ट्री, या ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री हो गई, है ना, या बारूद बनाए, कोई भी ऐसी जगह जो हानिकारक होती है ना, जो जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, वहां पर वो काम नहीं करेगा। तो आर्टिकल 24 जब लिखा गया था, तो आर्टिकल 24 में ये लिखा था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करेगा जो जोखिम भरी हो, जो हजार्डस हो। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहीं पर नहीं लिखा था कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं वो क्या करेंगे। इस आर्टिकल में पाबंदी केवल 14 से कम उम्र के बच्चों के लिए थी, कि 14 से कम उम्र का बच्चा किसी खतरनाक जगह काम नहीं करेगा। लेकिन 14 से 18 साल का बच्चा कहीं पर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर कोई रोक टोक थी नहीं। तो बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने में ये सक्षम नहीं था। और एक और चीज, इसमें इसकी एक कमी ये भी तो थी कि ये लिखा हुआ था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी जोखिम भरी जगह पर काम नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसी जगह जोखिम भरी नहीं है, वहां पर तो फिर वो काम कर सकता है। इसका मतलब 14 से कम उम्र का बच्चा किसी के घर पर नौकर बन के काम कर सकता है, किसी की दुकान पर, किसी के होटल पे, किसी के रेस्टोरेंट पे काम कर सकता है नौकर बन के, क्योंकि वो जोखिम भरी तो मानी नहीं जाएगी। अब सरकार तय करेगी क्या जोखिम भरा और क्या जोखिम भरा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर पे नौकर बन के काम करना जोखिम भरा होगा। लेकिन वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, अगर वो ये सब काम करेगा तो फिर पढ़ेगा कब, है ना। तो इसलिए आर्टिकल 24 के अंदर जो बात लिखी गई थी कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी खतरनाक जगह काम नहीं करेगा, इसमें दो कमियां थी। पहली कमी कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी ऐसी जगह तो काम कर ही सकता है जो जोखिम भरी ना हो, और दूसरा
14 से 18 साल के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, उनके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। तो ये कुछ कमियां थी। फिर हुआ क्या, 2016 में सरकार ने कानून पास किया। उस 2016 के कानून में ये लिखा हुआ है, 2016 में सरकार एक कानून लेकर आई थी। कानून का नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, है ना। तो ये जो कानून था, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम, इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं करेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और इस कानून में यह भी लिख दिया है कि 14 से 18 साल का बच्चा किसी भी जोखिम भरी जगह पर काम नहीं करेगा। तो वो जो दो कमियां थी जो थी यहाँ पर, उन दो कमियों को इस 2016 के कानून के तहत वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 24 था हमारा। इसी के साथ हम आर्टिकल 24 खत्म करते हैं और बाकी का जो आर्टिकल्स होगा, बचे हुए आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर 32, तो वो आर्टिकल्स हम आने वाली क्लास में कंप्लीट करते हैं। मेरी क्लास का अब टाइमिंग चेंज हो गया, मेरी क्लास का टाइमिंग अब 9 से 10 रहेगा। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास ओवर करते हैं, हम कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, सो बाय एवरीवन।